हेलो दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल शुभम गुप्ता क्लासेस पर। आज से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो ट्वेल्थ क्लास का सबसे ज़्यादा टफ टॉपिक जो बच्चों को लगता है वो लगता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो पूरी क्लास ट्वेल्थ में और नीट में बच्चों को बहुत परेशान करके रखती है, यूनिट ये वाली। तो जेनेटिक्स अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो उसके बाद जो बायोटेक्नोलॉजी वाली आपकी यूनिट दे रखी है वो समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं डीएनए और न्यूक्लियस के साथ प्ले करते हैं। तो जेनेटिक्स आपको बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग से समझने की ज़रूरत है अगर आप बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो। सो आज से हम पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार करेंगे इसके ऊपर। आज से हम जेनेटिक्स अपनी शुरू करते हैं। मैं इसके ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस दूंगा। उन वीडियोस के शॉर्ट वीडियोस के दौरान, शॉर्ट वीडियोस इन द सेंस ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होगी वीडियो जिससे आप लोग बोर हो जाओ, और ज़्यादा छोटी भी नहीं होगी। एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूँगा जिससे आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें। कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं या कोई भी बुक पढ़ते हैं और उसके बाद अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो ईजिली आपके सारे एमसीक्यू सॉल्व होंगे जो नीट के रिगार्डिंग होते हैं। सो हम लोग एक बात देखते हैं, जेनेटिक्स एक ऐसा कह सकता हूँ कि हवा बन जाता है, मतलब स्टूडेंट्स के बीच में कि जेनेटिक्स समझ नहीं आ रही सर, चैप्टर 6 कोई अच्छा टीचर समझा दे। चैप्टर 6 को लेकर, चैप्टर 5 को लेकर बच्चे पूरा टाइम, पूरी साल यही घूमते रहते हैं कि चैप्टर 5-6 को अच्छे से समझा दे। लेकिन सम टीचर हर कोई मेहनत करता है, लेकिन बात क्या है कि किस बच्चे की फ्रीक्वेंसी किस टीचर के साथ मैच करती है वो इम्पोर्टेंट है। तो आज से हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को एक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ और एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ। सो शुरू करते हैं अपने जेनेटिक्स। हम लोग एक बात जानते हैं कि क्लास 10th के अंदर ये जेनेटिक्स नाम का वर्ड हम पहली बार सुनते हैं। उसके अंदर हम एक साइंटिस्ट जो फेमस हैं, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है, दैट इज ग्रीगर जॉर्ज मेंडल। तो उनका नाम हम पहली बार सुनते हैं क्लास 10th के अंदर, राइट। अब क्लास 10th के जब हम होते हैं तो उस दौरान हम कहीं ना कहीं या तो उस चैप्टर को स्किप करते हैं, उस वाले पोर्शन को स्किप कर देते हैं कि सर ये मेरे समझ नहीं आ रहा। हम स्कूल में भी पूरे टाइम यही परेशान होते हैं कि समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये कंसेप्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि शायद अगर ये कंसेप्ट आपने अच्छे से नहीं समझा तो बायोलॉजी का जो रियल कोर मतलब होता है कि बायोलॉजी का असली मतलब क्या है वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो हमने जेनेटिक्स के दौरान एक बहुत फेमस साइंटिस्ट, फादर ऑफ जेनेटिक्स को जानते हैं, दैट इज ग्रीगर जॉर्ज मेंडल, जिन्होंने पी प्लांट के ऊपर कहीं ना कहीं अपना एक्सपेरिमेंट किया था। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन क्या सिर्फ सबसे पहले मेंडल ही साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए थे जेनेटिक्स से रिलेटेड? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आप लोगों की 12th क्लास की एनसीईआरटी जो शुरू होती है वो कहीं ना कहीं ग्रीगर जॉर्ज मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को लेकर शुरू हो रही है। और ध्यान से देखो तो ग्रीगर जॉर्ज मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स है या जो उनके पेपर्स पब्लिश हुए 1865 के अराउंड उन्होंने अपने पेपर्स भेजे, और 1900 के आते आते तक 3 साइंटिस्ट ने उनके पेपर्स को दोबारा से सही से पढ़ा। फिर उनके लॉज आए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सब हम बाद में देखेंगे। लेकिन आप लोग ये देखो कि अगर हम ईयर को सही से समझें तो 1900 के अराउंड, इट मींस 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग तक हम लोगों को कहीं ना कहीं जेनेटिक्स के पहली बार एविडेंसेस मिलते हैं कि जेनेटिक्स, रियल में जेनेटिक्स ये होती है। लेकिन क्या 20th सेंचुरी से पहले कोई साइंटिस्ट था ही नहीं जिसने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ाई नहीं करी हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट का नाम सुना है, चार्ल्स डार्विन सुना है, एरिस्टोटल सुना है, लेमार्क सुना है, बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट के नाम हम लोग जानते हैं। तो क्या उन लोगों ने कभी बायोलॉजी का जो कोर कंसेप्ट है जेनेटिक्स उसके बारे में कुछ बोला नहीं होगा? उन्होंने सब ने अपनी अपनी थ्योरीज दी। तो आज की क्लास में हम लोग मेंडल वाला जो कंसेप्ट है, जो इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोल दिया, लेकिन मेंडल से भी पहले बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सब ने अपनी अपनी थ्योरीज दी। उन जो एविडेंसेस के साथ थ्योरी को जिसने प्रूव किया वो थे सबसे पहले ग्रीगर जॉर्ज मेंडल। लेकिन उनसे पहले जो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, हमको एक बार उनको भी पढ़ना चाहिए, उनको भी समझना चाहिए, जिससे हमको ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो पाए कि किस तरीके से जेनेटिक्स की जो सोच थी या जो एक उत्सुकता थी लोगों के बारे में, ये चीजें हो कैसे रही हैं। वो जरूरी नहीं है कि मेंडल के टाइम पे आई, उससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे थे कि इस बात का जवाब दे पाए। अब अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाऊं
आई थिंक ये बायोलॉजी की क्लास है, आई नो, लेकिन थोड़ा सा कॉरिलेट करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी और समाज में ही अगर इस टाइप के क्वेश्चंस उठते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि इंसान का बच्चा सिर्फ इंसान, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी की स्टार्टिंग में दे रखे हैं कि एनसीईआरटी आपसे खुद से क्वेश्चन करता है, क्या आपने कभी सोचा कि हाथी का बच्चा हाथी क्यों है, या जब हम मैंगो का ट्री लगाते हैं तो मैंगो का ही पेड़ क्यों उगता है। इस टाइप के क्वेश्चन आई थिंक एनसीईआरटी पूछता है हमसे, लेकिन हमें जवाब आज के डेट में हम 21st सेंचुरी में खड़े हैं तो हमारे पास जवाब है। ठीक है, हम जेनेटिक्स को जानते हैं, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ रखा है, लेकिन उस टाइम के साइंटिस्टों के बारे में सोचो, शायद उनके पास जवाब नहीं था, सब अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे थे। तो अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ कॉरिलेट करें तो मैं आपको लेकर चलता हूँ एक बार रोमन एम्पायर में। मैं बात कर रहा हूँ बहुत बहुत पुराने साल, लगभग 1000-2000 साल पुरानी। अगर मैं उस टाइप की बात करूँ, उससे पहले तो एक रोमन एम्पायर था अपना बिल्कुल, जिसका वर्चस्व था पूरी दुनिया पे, रोमन एम्पायर। वो रोमन एम्पायर अगर आप लोग देखो, पढ़ोगे उनके बारे में, अगर आप गूगल करते हो तो रोमन एम्पायर के अंदर उस वाले शासन के दौरान लोगों के अंदर ये माइंडसेट क्लियर हो गया था कि जो राजा के लोग हैं, वो राजा के लोग सीधा कहाँ से आए हैं, ऊपर देवताओं ने इनको बना के अपना मैसेंजर धरती पर भेजा है। तो इसका मतलब अगर धरती पे किसी का कोई प्योर ब्लड है तो वो राजा के लोगों का है। बाकी जो प्रजा लोग थे वो लोग क्या सोचते थे, हम सब इम्प्योर हैं। तो इसका मतलब राजा का बेटा ही, राजा के वंश में से ही कोई ना कोई राजा बनता रहेगा, रानी बनता रहेगा, और यही लोग आगे एम्पायर को चलाते रहेंगे। प्रजा लोगों में ये बात सेट हो चुकी थी कि हम लोग सब इम्प्योर हैं, ये कहीं ना कहीं ऊपर देवताओं के मैसेंजर्स हैं, इन्होंने भेजा है, और हम इन्हीं लोगों को जो ये लोग कहेंगे उसको मानेंगे। अब ये बात राजा के लोगों को ये बिलीव हुई कि अगर हम लोगों को ऊपर से भेजा तो इसका मतलब हमारे ब्लड के अंदर कोई इम्प्योरिटी आनी भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये राजा के लोग जो थे, राजा के परिवार के जो लोग थे, इस रोमन एम्पायर के लोग थे, ये लोग आपस में ही शादियां कर लेते थे। इससे क्या हुआ, अब आप लोग ये सोच रहे हो कि आपस में सगे भाई बहन अगर शादी करते हैं तो इसके इनब्रीडिंग के चांसेस या बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हम लोग आज 21st सेंचुरी में बात जानते हैं कि इससे दिक्कत आ सकती है। लेकिन उस टाइम के लोगों पे ये माइंडसेट क्लियर था कि इम्प्योर ब्लड हमारे वंश में नहीं आना चाहिए, तो हम लोग आपस में ही शादी कर लेते हैं। इसी में ही अगर आप लोगों ने क्वीन का नाम सुना हो, एक बहुत बहुत फेमस, बहुत सुंदर उस टाइम की रोमन एम्पायर की, एक गूगल करिएगा नाम क्लियोपेट्रा नाम आप गूगल करिएगा तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम की सबसे सुंदर क्वीन जो थी क्लियोपेट्रा रोमन एम्पायर की, उनके साथ भी यही था। पहले उनकी शादी उनके बड़े भाई से हुई, बड़े भाई की किसी रीजन से डेथ हुई, देन उसके बाद छोटे भाई से हुई। इट मीन्स आपको वहां पे यही देखने को मिलेगा कि जो प्योर ब्लड है वो प्योर रहने की ही कोशिश कर रहा है। मतलब लोगों ने ये चीज सेट थी कि कोई भी इम्प्योरिटी नहीं आए। ठीक, चलिए हिस्ट्री में आपने थोड़ा सा रोमन एम्पायर की कहानी सुनी, एक बार क्लियोपेट्रा सर्च जरूर करिएगा, आपको कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग लगेगा कि क्यों जेनेटिक्स को पढ़ना या क्यों जेनेटिक्स को समझना जरूरी है बायोलॉजी में। ठीक, थोड़ा सा अगर हम अपने इंडिया की तरफ आए तो हम मुगल एम्पायर की तरफ देखें तो मुगल शासन के दौरान एक अकबर हुए। उन अकबर का जो शासन उन्होंने स्टार्ट किया, जो अकबर ने शासन स्टार्ट किया था, वो 12 या 14 साल की एज के अराउंड किया था। तो वो 12-14 साल का क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि वहां पे भी लोगों में क्या चीज सेट थी कि राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा। इट मीन्स वो चाहे 12 साल का हो चाहे 14 साल का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राजा का बेटा राजा है तो वो ही बनेगा। उनका काम, उनका जो पूरा का पूरा प्रशासन व्यवस्था थी अकबर के टाइम पे वो बैरम खान ने संभाली थी, लेकिन ये बात क्लियर थी कि हाँ राजा का बेटा ही, वो ही प्योर ब्लड है, वो ही संभालेगा, हम लोग कुछ नहीं जानते। तो इस टाइप से लोगों के अंदर, अब ये तो माइंडसेट क्लियर हो गया, लेकिन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस टाइप की क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी कि क्यों ऐसा है कि सिर्फ दूसरे वंश के लोग ही प्योर हैं, हम लोग इम्प्योर हैं। तो इसको लेकर लोगों के अंदर एक क्वेश्चन उठने लगा कि क्या इनके वंश में ऐसा क्या, इनके वंश में क्या इनहेरिट हो रहा है, ऐसा क्या ट्रांसफर हो रहा है कि ये ही प्योर हैं, हम लोग नहीं बन सकते। इस टाइप के क्वेश्चंस जब लोगों के बीच में उठने शुरू हुए तो अलग अलग साइंटिस्ट आए और सभी ने अपनी अपनी थ्योरीज देनी स्टार्ट करी जेनेटिक्स के लेकर। वो थ्योरीज आज हम एक बार वन बाय वन देखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेंडल वाली कंसेप्ट पे जाएंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे मेंडल ने इन सभी थ्योरीज को डिस्प्रूव करके एक एविडेंसेस के साथ जेनेटिक्स की स्टार्टिंग करी। ये जब सब जो थ्योरीज हैं
कहीं ना कहीं अपने एजम्पशंस के बेस है, इनके अपने बस एक मत थे, फेमस साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ऐसा बोला, हल्का सा कुछ एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है, इस बात को मान लेते हैं। और उस टाइम के लोग मान भी लेते थे क्योंकि फेमस साइंटिस्ट थे ये लोग। देखते हैं एक बार कौन कौन सी थ्योरीज आती हैं जिस दौरान ये सब चीजें मेंडल से कनेक्ट करेंगी आगे चल के। देखिए, अगर हम थ्योरीज की बात करें तो सबसे पहले जो थ्योरीज देखने को मिली अराउंड 500 बीसी, बहुत पुरानी, 500 बीसी के अराउंड। तो सबसे पहले जो पाइथागोरस साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी थ्योरी दी वेपर एंड फ्लूइड थ्योरी। ये वेपर एंड फ्लूइड थ्योरी ये कहती है कि बॉडी का, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सभी पार्ट्स वेपर्स को प्रोड्यूस करते हैं। वो वेपर्स पूरे के पूरे इकट्ठा होकर, यूनाइट होकर एक ऑर्गेनिज्म नया बना देते हैं। ऐसा इनका कहना था कि बॉडी कुछ वेपर्स को, माइन्यूट वेपर्स को सिक्रीट करती है, रिलीज करती है एनवायरनमेंट में, वो सब एक साथ आते हैं और उसके बाद वो इकट्ठा होकर एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। आई थिंक आपको हंसी आ रही होगी, बिल्कुल उस टाइम पे, लेकिन उनके दिमाग में जितना आया उन्होंने अपनी थ्योरी दी और बस चले गए। कोई नहीं, इन थ्योरीज में मैंने सिर्फ आपको मोटा मोटा तौर पर समझा दिया है, डिटेल में हमको नहीं पढ़ना। अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, नीट वगैरह में, कभी कभी नीट के भी अच्छे लेवल में, मतलब एम से जिपमर वाले लेवल पे, कभी कभी वो आपसे मैच द कॉलम करके पूछ लेता है कि इसमें से कौन सी किसकी थ्योरी है। कुछ थ्योरीज इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होनी चाहिए। तो इस वाली थ्योरी के बाद जो नेक्स्ट वाली थ्योरी आई वो दी हिप्पोक्रेट्स ने। आई थिंक नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा, फेमस साइंटिस्ट थे। हिप्पोक्रेट्स ने अपनी थ्योरी दी 400 बीसी के अराउंड, और इन्होंने भी यही मिलती जुलती बात बोली कि हाँ, बॉडी के सभी पार्ट्स हेल्प करते हैं किसमें, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने में। बॉडी के सभी पार्ट्स, क्लियर, कहीं ना कहीं नया ऑर्गेनिज्म बनाने में मदद कर देते हैं। इन्होंने भी ये बात बोली और ये चले गए। थर्ड नंबर पे हमको देखते हैं अपने एरिस्टोटल। ये एरिस्टोटल ने 350 के अराउंड, बीसी के अराउंड इन्होंने अपनी थ्योरी दी, और इन्होंने एक बात ये बोली कि जो सीमेन है, वो सीमेन के पास कुछ वाइटलाइजिंग इफेक्ट, इसका मतलब एक फोर्स होता है उस सीमेन के पास, एक तरह से कुछ ताकत होती है जिससे वो फीमेल बॉडी के अंदर बस एक तरीके से न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए जो पूरी की पूरी ताकत है, जो वाइटलाइजिंग फोर्स है, वो कौन देता है, वो सीमेन देता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं फीमेल का इन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया, वो बस एक तरीके से संभालने वाली है ऑर्गेनिज्म को, डेट्स इट। जो पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म जो ताकत देता है, जो जिंदा करता है ऑर्गेनिज्म को, वो करता है सीमेन। ऐसा एरिस्टोटल उस टाइम के फेमस साइंटिस्ट थे, तो लोगों ने इनको बात मान भी ली कि ठीक है, एरिस्टोटल साहब कह रहे तो मान ली बात। लेकिन आगे चल के दूसरे और साइंटिस्ट, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, लियोनार्डो दा विंसी। यस, ये वही जो मोनालिसा पेंटिंग के जो आप लोग देखते हो, तो वो लियोनार्डो दा विंसी इन्होंने बनाई थी। इन्होंने उस टाइम पे, ये भी फेमस थे, इन्होंने भी अपनी एक थ्योरी दी, अपने कंसेप्ट बोला। इन्होंने बोला कि नहीं, अरिस्टोटल के टाइम पे जो पुरानी थ्योरीज जो बोल रही हैं कि सिर्फ सीमेन ही सब कुछ करता है, ऐसा नहीं है। इन्होंने ये बात पहली बार बोली कि मेल और फीमेल दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप में। क्लियर है? इन्होंने कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब इन्हें नहीं पता था। इन्होंने सिर्फ, लेकिन अपनी एनालिसिस के थ्रू उन्होंने ये बात बोली कि मेल और फीमेल दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग। क्लियर? देन मोस्ट इंपोर्टेंट साइंटिस्ट एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। इनका जिक्र आपने क्लास 11 चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सुना होगा। रॉबर्ट हुक के बाद कहीं ना कहीं इनका नाम बहुत फेमस है, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स के स्पर्म्स की स्टडी करी थी, बहुत सारे एनिमल्स की, मतलब ह्यूमंस के अलग, और आरबीसीज वगैरह की बहुत चीज़ों की इन्होंने स्टडी करी। और उनको जब स्टडी करके इन्होंने एक नाम दिया था एनिमल्क्यूल्स। और इन्होंने भी यही बात बोली थी कि नहीं, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान मेल और फीमेल दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर होता है। ठीक, नेक्स्ट थ्योरी, इस वाली थ्योरी पे आई एम श्योर आप लोगों को हंसी आएगी, लेकिन देखो, इस वाली थ्योरी में है होमेनक्यूलस। होमेनक्यूलस ने एक थ्योरी दी, लिटिल मैन इन स्पर्म। इसका मतलब, इन्होंने एक बात बोली, आप लोग प्लीज एक बार गूगल करिएगा, आज होमेनक्यूलस थ्योरी जेनेटिक्स लिख दीजिएगा, आप लोगों को वहाँ डायग्राम मिलेगा, इमेजेस वाले पोर्शन में मैं डायग्राम मिलेगा आपको। स्पर्म के अंदर ये दिखा रखा है कि सिर्फ और सिर्फ मेल वहां बन रहा है, जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं इंसान जैसा दिखता है, और वो ही अपने आप न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ऐसा इनका कहना था
होम्युनकुलस का, जिसको बाद में डिस्प्रूव किया, पूरी की पूरी बेकार थ्योरी थी, जिसको बाद में डिस्प्रूव किया किसने, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसके ऊपर मैंने स्टार लगा रखा है, प्लीज वो थ्योरीज आप याद करिए। थ्योरीज ऑफ एपिजेनेसिस किसने दी, के एफ वॉल्फ ने दी थी। इसके दौरान जो गैमेट्स हैं वो कंटेन सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर बॉडी। इस थ्योरी ने सबसे पहले तो इस वाली थ्योरी को डिस्प्रूव किया, होम्युनकुलस की थ्योरी को, और एक बात ये और बोल दी कि जो गैमेट्स हैं उनके अंदर कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जब वो फ्यूज करते हैं उनसे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। क्या होता है सब्सटेंस, किस तरीके से बनता है, कुछ नहीं पता, लेकिन इन्होंने एक बात ये बोल गए कि हाँ गैमेट्स फ्यूज करते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिससे वो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं। क्लियर। इन्होंने बोला कि टिश्यू, अब इनसे लोगों ने पूछा कि के एफ वॉल्फ से जो थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस दी, इनसे लोगों ने क्वेश्चंस करे कि किस तरीके से होता है, तो इन्होंने बोला देखो जो टिश्यूज और ऑर्गन्स जो बॉडी के अंदर नए नए बनते जा रहे हैं वो एक मिस्टीरियस, एक जादुई फोर्स है जिसके थ्रू वो सब बनते जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके पास भी क्लियर कट आंसर नहीं था उस चीज का कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद ये ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप होता है, नहीं था इनके पास आंसर। तो इन्होंने उस आंसर को क्या दिया कि एक मिस्टीरियस वाइटल फोर्स होता है, वो अपने आप बना देता है टिश्यूज और ऑर्गन्स को बॉडी के अंदर। एंड में आके लोगों ने फिर इनकी थ्योरीज को डिस्प्रूव किया। देन मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी जो अपने को देखने को मिलती है दैट इज पार्टिकुलेट थ्योरी। किसने दी थी, मैपर्चस ने दी थी पार्टिकुलेट थ्योरी। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है क्योंकि इसी के बेस पे नेक्स्ट थ्योरी चलती है। पार्टिकुलेट थ्योरी ये कहती है कि भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आप पुराने चलते जा रहे हो। ये कहती है कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स, मेल के अलग फीमेल के बॉडी के अलग, वो माइन्यूट पार्टिकल्स क्लोज आते हैं और फ्यूज करते हैं एंड देन फ्यूज करने के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। इन्होंने वर्ड यूज किया पार्टिकल्स, तो इस वजह से नाम क्या पड़ा, पार्टिकुलेट थ्योरी। क्लियर। ये पार्टिकुलेट थ्योरी तो पहली बार इन्होंने बोला कि मेल और फीमेल के दोनों पार्टिकल्स यूज होते हैं। अगर आप लोग देखो पीछे कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं था, लियोनार्डो दा विंची ने बस बोला था मेल फीमेल कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या होता है पता नहीं, लेकिन सबसे पहले जो जिसने बात बोली कि मेल और फीमेल दोनों के पार्टिकल्स को फ्यूज करते हैं, तो इट मींस यहाँ पे एक वर्ड निकल कर आया, बाई पेरेंटल इनहेरिटेंस बाय एलिमेंट्री पार्टिकल। इनहेरिटेंस मतलब कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, बाई पेरेंटल मतलब दोनों पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन होता है, किसके थ्रू, पार्टिकल्स के थ्रू। क्लियर हुई पार्टिकुलेट थ्योरी। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है, प्लीज याद कर लीजिएगा, इसको क्वेश्चन आ जाता है। पार्टिकुलेट थ्योरी किसने दी थी, मैपर्चस, और ये वाला वर्ड बाय पेरेंटल इनहेरिटेंस बाय एलिमेंट्री पार्टिकल, ये आ जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट थ्योरी, फेमस साइंटिस्ट अपने चार्ल्स डार्विन साहब, इनका नाम भी जरूर आपने सुना होगा, क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं डार्विन एवोल्यूशन। मुझे पता है आप लोग बोर हो जाते हो, मेरे टाइम पे जब मैं क्लास 10th में था मैं भी बोर हो गया था, मैं तो वो पोर्शन ही स्किप कर गया था, वो वाला पढ़ के नहीं गया था मैं। मुझे पता था यार एक दो क्वेश्चन आते तो क्यों इतना दिमाग लगाऊं, मैंने छोड़ दिया था, बोरिंग था बहुत। लेकिन जैसे जैसे फिर 11th 12th में बायोलॉजी पढ़ी, इंटरेस्ट आया। चार्ल्स डार्विन का हम पूरा डिटेल कंसेप्ट देखेंगे जब हम इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। उसके दौरान मैं आपको बताऊंगा कि डार्विन की किस तरीके से खोज थी और पूरे साइंस के जगत में एक तरीके से शोर मचा दिया था, मतलब लोग बिल्कुल पागल से हो गए थे कि ये डार्विन ने क्या बोल दिया कि हमारे एंसेस्टर सब एप से बिलोंग करते हैं, ये सब चीज़ें उसने बोली थी। थोड़ा बहुत आप लोगों को पता है, बात करेंगे एवोल्यूशन में। तो चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक थ्योरी दी 1868 में। आप लोग एक बात देखिए, 1868 आ गया है लेकिन अभी तक हमारे पास जेनेटिक्स का कोई ठोस एविडेंस, मतलब जो बिल्कुल कि हाँ जेनेटिक्स ऐसे पढ़ाई जाती है, ऐसा कुछ भी अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है। सब लोग अपनी अपनी थ्योरी दे रहे हैं और वो कोई ना कोई आके साइंटिस्ट उसको डिस्प्रूव कर रहा है। देखते हैं डार्विन ने क्या बोला। चार्ल्स डार्विन ने 1868 में एक थ्योरी दी, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी, थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस। नाम सुना होगा आप लोगों ने, थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस दी थी। किसके बेस्ड थी ये, बेस्ड ऑन पार्टिकुलेट थ्योरी। अब चार्ल्स डार्विन ने जो अपनी थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस, इन्होंने एक बात बोल दी कि हाँ बॉडी के पार्टिकल्स मेल फीमेल कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वो पार्टिकल्स बनते कैसे हैं, वो पार्टिकल्स बनते हैं आपके बॉडी के हर एक पार्ट माइन्यूट पार्टिकल्स को रिलीज करता है। इसका मतलब समझने के तौर पे आप लोग समझे, बॉडी का हर एक पार्ट, लीवर अपने माइन्यूट पार्टिकल रिलीज करेगा, किडनी अपने माइन्यूट पार्टिकल रिलीज करेगी, स्टमक अलग करेगा, मतलब बॉडी का हर एक पार्ट, ब्रेन सब कुछ, आइज, तो इसका मतलब बॉडी का हर एक पार्ट
माइन्यूट पार्टिकल्स को रिलीज करेगा। वो माइन्यूट पार्टिकल्स ब्लड के अंदर तैरते रहते हैं, वो माइन्यूट पार्टिकल्स ब्लड के अंदर तैरते रहते हैं। उन माइन्यूट पार्टिकल्स को बोलते हैं हम लोग गैम्यूल्स। क्या बोलते हैं? गैम्यूल्स। तो वो माइन्यूट पार्टिकल्स हर एक बॉडी के ऑर्गन ने रिलीज करे, ब्लड के अंदर तैर रहे हैं, ब्लड के अंदर फ्लो कर रहा है उनका, और जहां रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहां जाके इकट्ठा हुए, एक साथ बने, मेल के अलग फीमेल की बॉडी के अलग, देन फ्यूज हुए एंड देन उसके बाद न्यू ऑर्गेनिज्म बना। ऐसा डार्विन का कहना था बेस्ड ऑन पार्टिकुलेट थ्योरी। क्लियर? नेक्स्ट, इस पार्टिकुलेट थ्योरी को पूरी तरीके से जिसने डिस्प्रूव किया वो साइंटिस्ट थे वीजमान एंड गाल्टन। इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद कर लीजिएगा, वीजमान और गाल्टन ने डिस्प्रूव्ड थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस इन्होंने डिस्प्रूव करी थी। और उसके बाद जो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा कंसेप्ट, एक अच्छा आंसर देती है, जो थ्योरी देती है, वीजमान ने अपनी एक थ्योरी दी 1892। देखिए आप ईयर को प्लीज देखिए, 1892 आ गया। मैंने आपको पहले बोला था कि 1900 तक सही से जवाब नहीं मिल पाया था कि जेनेटिक्स होती क्या है, प्रूफ तरीके से जवाब नहीं मिल पाया। 1892 तक इनकी थ्योरी कहीं ना कहीं ठीक ठाक थी, अच्छी थी। इन्होंने बोला कि थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, इन्होंने अपनी थ्योरी दी और यहां से इन्होंने बात बोली जो आज हमको ठीक भी लगती है, हम लोग पढ़ते भी हैं। थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म इन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, बॉडी के अंदर दो तरीके के सेल होते हैं, सोमेटिक सेल अलग और रिप्रोडक्टिव सेल अलग। जो आज हम, बिल्कुल सही बात है, ये हम लोग जानते भी हैं कि बॉडी के अंदर सोमेटिक सेल्स, स्किन वगैरह, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल का काम सिर्फ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, बाकी जितने बॉडी के सेल्स है वो सब सोमेटिक सेल्स होते हैं। आप लोग जानते हैं डिप्लॉइड सेल्स होते हैं वो, और रिप्रोडक्टिव सेल्स सब हैप्लॉइड होते हैं, हमें पता है। तो बॉडी के अंदर सोमेटिक सेल और रिप्रोडक्टिव सेल दो तरीके के सेल होते हैं। सोमेटिक सेल के अंदर सोमेटोप्लाज्म देखने को मिलता है और रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर जर्म प्लाज्म देखने को मिलता है। तो इस वजह से इस थ्योरी का नाम पड़ा थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। ये पूरी थ्योरी किसने दी? वीजमान ने दी। और आगे चल के इस थ्योरी का कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया लोगों ने, अच्छे एक्सेप्ट किया, लेकिन एविडेंस के तौर पे इतनी सारी थ्योरी पढ़ने के बाद भी हमको अभी तक ये पता नहीं चला कि कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ट्रांसफर किस तरीके से हो रहे कैरेक्टर्स, कैसे कैरेक्टर्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो अपने को अभी भी देखने को कहीं नहीं मिला। तो ये सारी थ्योरीज इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। अच्छी जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज है मैंने उनके ऊपर मार्क कर दिया है, उनको बॉक्स में भी बंद कर दिया है, वो इंपॉर्टेंट है, उनका नाम और साइंटिस्ट आपको पता होना चाहिए। ईयर याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट नाम उस थ्योरी का और किस साइंटिस्ट ने दी इतना याद रखिए। खैर, आई थिंक अभी तक आप लोगों को थोड़ा बहुत तो मजा आ रहा होगा जेनेटिक्स में। ऐसा तो बोर तो नहीं हो रही कि सर मेंडल कहाँ गया। मेंडल आएगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम पहले ये समझें कि मेंडल से पहले कितने लोगों ने क्या क्या बोल गए। फिर मेंडल तो है ही फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इतनी सारी थ्योरी जब आ गई तो मार्केट में एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि हाँ, अगर वेरिएशन लाना है, वेरिएशन इन द सेंस अगर आपको कुछ चेंजेस लाने हैं न्यू ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट्स जो थे जनरेशन और दूसरी जनरेशन में अगर आपको कुछ न्यू ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन लाने हैं, तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, उसको यूज करके वेरिएशन आ रहे थे। लोगों के दिमाग में ये एनसीईआरटी में ही वर्ड दे रखा है, एनसीईआरटी में पूरी पूरा स्टेटमेंट दे रखा है। तो जब लोगों को एक बात क्लियर हुई कि हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस आ रहे हैं, तो लोगों ने उसका एप्लीकेशंस करने यूज करे। एनिमल्स के केस में लोगों ने अच्छी ब्रीड के एनिमल्स को रिप्रोड्यूस कराया और उसके बाद एक न्यू जनरेशन जो पैदा हुई वो एक अच्छी ब्रीड की होने लगी। और दूसरा, आर्टिफिशियली ब्रीडिंग करवाने लगे, क्योंकि लोगों को ये बात क्लियर हो चुकी थी कि अच्छी ब्रीड का सीमेन लेते थे, दूसरी ब्रीड का ओवा, और इस तरीके से फ्यूज करवाने लगे, आर्टिफिशियली फ्यूजन होने लगा, क्योंकि उनको ये बात क्लियर हो चुकी थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस आ रहे हैं। तो यही प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है, दैट इज सहीवाल काऊ। सहीवाल काऊ जो है आपको पंजाब प्रांत में मिलती है। पंजाब का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में है, इंडिया वाले रीजन में नहीं मिलता। जो पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है, उसके प्रांत में, उसके जिले में एक जिला है सहीवाल, तो वहां पे एक काऊ मिलती है, ओरिजिनली वो वहां से है। तो वो सहीवाल काऊ, अगर आप लोग उसके इमेजेस देखते हैं तो एक अच्छी बहुत बढ़िया ब्रीड, वो भी किस तरीके से बनी, क्योंकि लोगों को ये बात क्लियर थी कि हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस हो रहे हैं। तो सहीवाल काऊ का एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखा है। कैसे होता है प्रोसेस, प्रूफ क्या है नहीं पता था,
लेकिन लोग बाग कंटिन्यू करना शुरू कर चुके थे। क्लियर? उसके बाद आगे चल के हम फिर मेंडल आए, मेंडल ने बताया। तो आज के इंट्रोडक्टरी क्लास में, आज के इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स में आप लोगों को एक बहुत अच्छे से बात क्लियर हो गई कि हाँ, जेनेटिक्स के अंदर किस तरीके से हम पूरी क्रोनोलॉजी देखेंगे, मेंडल वाला वो सीन देखेंगे। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि सर जेनेटिक्स है क्या। ठीक है, हमने पूरे के पूरी थ्योरीज बात कर ली, कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस देख लिया, लेकिन जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस को मिलाकर स्टडी करते हैं। मतलब व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड व्हाट इज वेरिएशन? सर, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कोई एक कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाना, उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग और वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। और वहीं वेरिएशंस होता है कि कुछ चेंजेस होना। सारे के सारे इंडिविजुअल्स हम लोग जानते भी हैं, इतने लगभग 8 बिलियन के करीब पॉपुलेशन हो चुकी है अर्थ की ऑफिशियली। अगर हम लोग बात करें 800 करोड़ के करीब पॉपुलेशन हो गई अर्थ की। तो आप लोग एक बात जानते हो कि कोई भी, अगर मैं ह्यूमंस की ही बात करूं तो ह्यूमंस के केस में भी कोई भी दो इंडिविजुअल सेम नहीं होते। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वेरिएशंस तो आ रहा है। तो जो वेरिएशंस का जो रीजन है, वो वेरिएशंस और प्लस इनहेरिटेंस, इन दोनों की स्टडी को एक साथ बोला जाता है स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। इन दोनों चीजों को मिलाकर हम लोग जेनेटिक्स वाली यूनिट में पढ़ते हैं। तो आप लोगों के क्लास 12th के अंदर जो जेनेटिक्स नाम की पूरी यूनिट दे रखी है, उसमें 3 चैप्टर दे रखे हैं। चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। कौन कौन से सिद्धांत, प्रिंसिपल्स आए जो ये समझाते हैं हमको कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन कैसे होता है। इसमें हम मेंडल्स के लॉज पढ़ेंगे और आगे चल के क्रोमोसोमल थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज देखेंगे। इसका मतलब इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं? थ्योरीज। देन चैप्टर नंबर 6 हमारे को क्या बोलता है क्लास 12 का? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब कैरेक्टर्स का जो ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उस केस में हम पूरा का पूरा डीएनए की स्टडी करते हैं। आज हम लोग ये बात जानते हैं कि हाँ, डीएनए इज द ओनली कह सकते हैं कि डिसाइडिंग फैक्टर जिससे के थ्रू पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स जाते हैं, वो डीएनए के थ्रू जाते हैं, हम लोग जानते हैं। तो कैसे जाते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, वो चैप्टर नंबर 6 बताता है। क्लियर हो पा रहा है आपको? जेनेटिक्स वर्ड का मतलब क्लियर हो पा रहा है? क्यों इनहेरिटेंस और वेरिएशन, जेनेटिक्स वाली पूरी यूनिट है इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन की स्टडी। और क्या क्या सिद्धांत आए, कौन कौन से लॉज आए, चैप्टर नंबर 5 बताता है। उसका मॉलिक्यूलर बेसिस, मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग जाके बात करेंगे, सेल के अंदर न्यूक्लियस में घुस के बात करेंगे अच्छे से पूरा कि डीएनए कैसे बना, डीएनए किसने खोज करी, सब कुछ बात होगी वहां पे। ठीक, तो वो बताएगा कि कैसे डीएनए के थ्रू कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। देन चैप्टर 7 हमको बताता है कि इवोल्यूशन। इसका मतलब 5, 6, 7 पूरी की पूरी यूनिट जेनेटिक्स की कोर कंसेप्ट है बायोलॉजी का। अगर जिसके पास बायोलॉजी वो पढ़ रहा है और उसके पास ये नॉलेज नहीं है कि जेनेटिक्स क्या होती है, तो उसका बायोलॉजी बहुत बेकार है फिर उसका पढ़ना। मतलब तो हम लोग पूरी की पूरी प्लेलिस्ट के दौरान ये समझेंगे कि कैसे जेनेटिक्स को हम इंटरेस्टिंग तरीके से, मैं आपको कंसेप्ट देने की कोशिश करूंगा। पढ़िए, देन उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए। एक बुक अगर आप लोग लेना चाहें तो चैप्टर वाइज नाम से एक बुक आती है अरिहंत की, क्लास 12th में बहुत हेल्प कर सकते हैं आपको बोर्ड के एग्जाम्स में। क्लास 12th की चैप्टर वाइज आप ले सकते हैं अरिहंत की, वो मैंने अपने टाइम पे यूज़ करी थी, काफ़ी अच्छी बुक है। एक अच्छे फॉर्मुलेटेड मैनर में उसने कंसेप्ट को समझा रखा है। कंसेप्ट पढ़िए, मैं 15 से 20 मिनट मैक्सिमम की वीडियोस के अंदर आपको कंसेप्ट दूंगा, वो पढ़िए। देन उसके बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करिए। सो कैसा लगा आपको इंट्रोडक्टरी सेक्शन? प्लीज़ कमेंट्स में मेरे को बताइएगा। एंड वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, कंसेप्ट क्लियर हो रहा हो, तो अपने और दोस्तों के साथ प्लीज़ एक बार शेयर भी करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।